Good morning students. Today I will start a new chapter 15 that is called improvement of food resources यानी खाद्य संसाधनों में सुधार। हालांकि ये थोड़ा सामाजिक टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन यानी ये हमें खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्यों है तो इसके बारे में मैं थोड़ा 10 मिनट में बोलकर समझाऊंगा। मतलब हम ये देखते हैं कि सबसे पहली बात आदमी को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज की आवश्यकता है। चूंकि ये चैप्टर हमारी भोजन यानी रोटी से संबंधित है तो इसी के लिए खाद्य संसाधनों में सुधार किया जाता है। यानी समाज के हर व्यक्ति को भोजन खाने के लिए मिले उसके लिए हमें खाद्य संसाधनों में सुधार अवश्य करना चाहिए। अब अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या यानी भारत देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो मतलब 101 करोड़ 30 लाख के करीब है या 100 करोड़ के करीब, 100 करोड़ से ऊपर ही पहुंची है। यानी 1 अरब और 30 लाख इससे भी अधिक है। और मतलब हम ये देखते हैं कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस वृद्धि के लिए मतलब जो है उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन के आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हम खाद्य संसाधनों में सुधार करते हैं। और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो है अधिक जो है भोजन का यानी खाद्य फसलों का उत्पादन की आवश्यकता होगी। और फिर अगर हम भोजन ये खाद्य फसलों को यानी जो नाश देने वाली फसलें हैं ये वृद्धि जो है अधिक भूमि पर यानी इसके लिए क्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए और उस वक्त कृषि से ही ये बात संभव है। इट इज पॉसिबल टू एग्रीकल्चर ऑन द लैंड। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो पहले से ही अधिक स्थान पर खेती होती है, अतः एग्रीकल्चर के लिए अधिक भूमि की जो उपलब्धता है वो पॉसिबल नहीं है यानी संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। किस किस को मतलब पहले से फसल जब खेती के लिए जमीन तो है लोगों के पास पहले से थी, लेकिन जो अगर फसल में और पशुधन की उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन पावर अगर बढ़ जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है। और इसी बात की हमें आवश्यकता है। तो अगर आज तक हम देखें तो फसल को बढ़ाने के लिए हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं वो कुछ ही सीमा तक सफल रहे हैं। हमने तुम सोशल स्टडी में पढ़ रहे होंगे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग या एमी स्वामीनाथन के द्वारा भारत में की गई थी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है अमेरिका के थे और ये डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे वो इंडिया में इन्होंने हरित क्रांति शुरू की थी। तो हरित क्रांति के द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है। अब श्वेत क्रांति के द्वारा किसका उत्पादन करते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी मिल्क, दूध सफेद होता है ना, तो हम दूध का जो उत्पादन करते हैं वो श्वेत क्रांति के द्वारा हमने दूधों का भी उत्पादन बढ़ाया है और उसका अच्छा मैनेजमेंट यानी अच्छा प्रबंधन भी किया है। अब इन रिवॉल्यूशंस यानी क्रांतियों की प्रोसेस में हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अधिक उपयोग हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि के होने के चांस भी बढ़ गए हैं। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी पिछले पार्ट तक मैंने तुम्हें जो पढ़ाया था उसमें मतलब क्या है, बहुत हानि होने के चांस यानी अवसर बढ़ गए हैं, जिससे हमारा नेचुरल बैलेंस है यानी प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास जो है पर्यावरण यानी एटमॉस्फेयर तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले जो फैक्टर हैं
उनको क्षति न पहुंचाएं। क्या मतलब हुआ, हम फसल का उत्पादन तो बढ़ाना चाहते हैं और इस बढ़ाने के चक्कर में हम जो है पर्यावरण और पर्यावरण को संतुलित रखने वाले जो फैक्टर हैं, जो मैंने बताया था पिछले चैप्टर में बताया था, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। तो इस पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए किसी भी कारक को हम नुकसान नहीं पहुंचाएं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि तथा पशुपालन के लिए संपूषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। यानी कि हम खेती का उत्पादन अच्छा करें, ऐसे पशु पालें जो अधिक दूध दें, ऐसी मुर्गियां पालें जिनमें मांस की मात्रा भी अधिक उत्पन्न हो और अंडों की मात्रा भी उत्पन्न हो। वो इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। अब इन प्रणालियों को मतलब अपनाने की ही आज जरूरत है। अब फसल उत्पादन बढ़ाने पर फिर गोदाम में कलेक्ट करना है। फसल तो उत्पादन बढ़ा लिया तथा उन्हें गोदामों में संचित करते हैं, जब स्टोरेज करते हैं तो मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि तुमने तो अनाज को किसानों ने या व्यापारियों ने स्टोरेज कर लिया, उससे कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन की समस्या दूर नहीं होगी और न भूख की समस्या का हल होगा। तो लोगों को अनाज खरीदने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है। खाद्य सुरक्षा, जो तुमने कल कामिल साहब ने भी पढ़ाया होगा, खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर डिपेंड है, यानी प्रोडक्शन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर कैसे है, मतलब उत्पादन तो तुमने कर लिया, अगर हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो फिर बेकार है। तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं चूंकि, तो अधिकतर जनसंख्या जो है अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि पर ही निर्भर है। हालांकि आज किसान का आंदोलन इसीलिए चल रहा है क्योंकि मतलब उनकी कुछ मांगे हैं। तो हमारे देश की जो ज्यादातर मोस्टली पॉपुलेशन आर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, यानी हमारे देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। इसलिए एग्रीकल्चर की एरिया में यानी कृषि क्षेत्र में आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे किसका समाधान होगा, भूख की समस्या का समाधान होगा। और कृषि से अगर अधिक उत्पादन करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना पड़ेगा। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली क्या है, पहले हम खेतों को जो है वो किससे जोतते थे, हल से जोतते थे, तो टाइम भी ज्यादा लगता था और फसलें भी मतलब बीज भी उन्नत किस्म के नहीं मिलते थे, तो उत्पादन जो है वो कैसा होता था, कम होता था। लेकिन आज अगर हम वैज्ञानिक साधन अपना लेते हैं, ट्रैक्टर से हम खेत की जुताई करते हैं, उन्नत किस्म के बीज लेकर के आते हैं, तो उनको बोने से जो है हमारा अनाज का जिसका भी उत्पादन करना चाहते हैं वो बढ़ेगा। तो ये मैंने एक शब्द आया था, संपूषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। क्या मतलब हुआ, संपूषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब कुछ इस प्रकार के कॉज अपनाएंगे, कुछ इस प्रकार के कॉज अपनाएंगे कि मतलब जो है मतलब ज्यादा फसल उत्पादन हो। फॉर सब्सटेंटेड लिविंग लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। तो उसके लिए संपूषणीय खेती के लिए हम क्या करेंगे, संपूषणीय अगर जीवन यापन के लिए क्या करेंगे, मिश्रित एग्रीकल्चर यानी क्या है, कंबाइंड एग्रीकल्चर विद लाइवस्टॉक यानी मिश्रित खेती। क्या मतलब हुआ, मिश्रित खेती अपनानी चाहिए। ये जो पहला जो मैंने पॉइंट दिया हुआ है ये मिश्रित खेती है। कौन सी, मिश्रित। अब मिश्रित का मतलब भी समझ लो, मिश्रित कृषि या खेती, एक
फसल के साथ दूसरी फसल को बो देना, यानी एक ही खेत में एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार की अगर फसलों को हम बोते हैं तो हमें उसमें मिश्रित कृषि कहेंगे और इसको बोने से हमें फायदा है। अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपना चाहिए। ये अंतरा कृषि प्रणाली क्या है ये भी समझ लो। मिश्रित खेती का तो मैंने समझ लिया, मिश्रित खेती का तुमने समझ लिया होगा। एक ही खेत में दो से अधिक प्रकार की फसलों को अगर बोते हैं तो वो मिश्रित खेती कहलाती है। एक आती है अंतरा फसलीकरण तथा संगठित अंतरा फसलीकरण, अंतरा फसलीकरण कृषि प्रणालियां, इनको अगर हम अपनाते हैं, ये सिस्टम अगर अपनाते हैं, कौन सा अंतरा फसलीकरण, तो मतलब जो है हम वहां पर उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये अंतरा फसलीकरण क्या हुआ, ये इसके द्वारा कैसे उत्पादन बढ़ेगा, यानी अंतर रखें, एक क्यारी में एक पौधा, दूसरी क्यारी में दूसरी फसल, तीसरी क्यारी में, तो वो कहलाएगी अंतरा फसलीकरण। तो उसके द्वारा भी कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है। इसके अलावा कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री, यानी जिसको कहते हैं हम मुर्गी पालन, ये अभी हमारी भोजन की समस्या को दूर करेंगे। मुर्गी पालन, मछली पालन, मछली पालन, शायद किताब में तुम देख लेना, यहाँ मुर्गी पालन की जगह कुक्कुट पालन भी हो सकता है, वही बात है, एक ही बात है। अब ये मछली पालन, फिशरीज और बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन, इससे मतलब क्या है, हमें शहद प्राप्त होगा और शहद जो है वो औषधि के रूप में काम करता है। इसलिए इन उत्पादन को करके भी हम कृषि के क्षेत्र में जो है वृद्धि कर सकते हैं। यानी क्या क्या फिर समझ लो, पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन यानी मछली का पालन, मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती भी करते जाएं। जैसे हम एक खेत है हमारे पास, उसके चारों जो मेड़ है यानी जो उसकी फेंस है, उस फेंस पर कुछ हम इस प्रकार के बॉक्स रख दें जहां पर मधुमक्खियां आएंगी। लेकिन फायदा कब होगा, फायदा जब होगा जब हम कोई फूल वाली खेती कर रहे हैं, क्या फूलों से उन्हें पराग मिलेगा, वो पराग अपने हाइव में यानी छत्ते में जाकर के जमा करेंगी तो हमें शहद का उत्पादन भी प्राप्त होगा। तो फसल तथा पशुधन उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, किसको, फसल यानी खेती नाज उगाना तथा पशुधन के उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं, ये बात आती है। तो सबसे पहले पॉइंट है फसल उत्पादन में उन्नति, यानी पहला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, फसल उत्पादन में उन्नति यानी ये वाला इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स। तो फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसमें मतलब कुछ इस प्रकार की फसलें मैं नाम बोलूंगा तो वो ध्यान रखना। अगर हम जैसे मतलब ये सरप्लस अनाज रखे हुए हैं, अनाज, पल्सेस दाल यानी दालें, और ये ऑयल सीड यानी तेल पैदा करने वाले, तेल उत्पन्न करने वाले वनस्पत तेल भी कौन से होंगे, वनस्पत तेल वनस्पति, और ये वेजिटेबल में क्या जाएंगी, सब्जियां। ये तो मतलब केवल खेती हो गई हमारे तुम्हारे द्वारा जो कि ह्यूमन बींग के खाने के काम में आती है, लेकिन जानवरों को भी अपनी डाइट को चलाने के लिए फॉडर क्रॉप्स यानी इसको हम कहेंगे चारा फसलें,
गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये मतलब हमारे काम में आते हैं। और ये सोरगम भी आता है। ये तो ये अगर अनाज हमें प्राप्त हो जाता है तो उस मनुष्य में मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होगी। अगर इन पदार्थों का वो सेवन करता है तो मतलब उसको क्या प्राप्त होगी? ज्वार, यानी इसमें ये हो गया बाजरा एंड ज्वार। तो ये वो अनाज वाली फसलें हैं जो नाम लिए थे। प्रोवाइड एज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी विच इज रिक्वायरमेंट टू अस। तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, यानी हमारे भोजन का एक मुख्य भाग 6 हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी आती है, प्रोटीन भी आती है, फैट्स भी आते हैं, विटामिन भी आते हैं, वाटर भी आता है और तुम्हारा मिनरल्स यानी खनिज लवण भी आते हैं। तो केवल अगर हम अनाज खाते हैं तो हमारे शरीर में जो पूर्ति होगी वो किसकी पूर्ति होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो पूर्ति होगी तो उससे मतलब किसका उत्पादन होगा? हमारे शरीर में ऊर्जा यानी कार्य करने की हमें शक्ति प्राप्त होगी। और कार्य करने की अगर शक्ति प्राप्त होती है तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हमने लिखा है पल्सेस, यानी कौन कौन सी दालें हम खाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी दालों से वैसे तो हम जानते हैं कि प्रोटीन प्राप्त होती है और प्रोटीन भी हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव है, क्योंकि संतुलित भोजन में मैंने 6 जो न्यूट्रिएंट्स यानी जो 6 पोषक बताए थे वो इसमें आएंगे। इसमें दालों में कौन सी है? ग्राम यानी चने की दाल, पी मटर, पी क्या होगी? मटर, ये हो गई मटर। ये किलोग्राम उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल। इसके अलावा में ग्रीन ग्राम, ये मूंग की दाल होती है जो हरी छिलके वाली कहलाती है। एक पिजियन भी आती है, ये कहलाती है ये मूंग की दाल। और ये हो गई अरहर की दाल तो इन सब से हमें जो है वो क्या प्राप्त होता है? वो इन सब से हमें जो है मतलब प्रोटीन प्राप्त होती है, क्योंकि भोजन का मुख्य अवयव जो होता है वो प्रोटीन होती है? और ये कह लेंगे लेंटिल, एक और आई थी लेंटिल, मसूर की दाल। ये दालों को अगर हम सेवन करते हैं तो मैंने कार्बोहाइड्रेट उत्पादन करने वाले अनाज बताए थे और प्रोटीन को हमारे शरीर में पूर्ति करने के लिए कुछ दालें बताई थी। ये अगर हमारे भोजन में होंगी तो हमें मतलब जो है वो मतलब ज्यादा प्रोटीन प्राप्त होगी, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो है ऑयल सीड यानी तेल उत्पन्न करने वाले कौन कौन से हैं? वनस्पति तेल। तो इसमें हमें सोयाबीन है, मूंगफली है, सीसम है, कास्टर ऑयल, अरंड का तेल, मस्टर्ड सरसों का तेल और लिनसीड एंड सनफ्लावर सूरजमुखी। अगर हम इन वनस्पति तेलों का उपयोग करते हैं तो हमें जो है वो फैट्स यानी कि वसा, हमारे शरीर को जो है वसा प्राप्त होती रहेगी। अब इसमें क्या होता है? तो तुमने ये देखा हमारे जो भोजन के 6 आवश्यक तत्व हैं। अगर हम अनाज खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, अगर ये दालें खाते हैं तो प्रोटीन की हमारे शरीर को पूर्ति होगी, और अगर ऑयल सीड यानी तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है हमारे शरीर में फैट्स का उत्पादन होगा। अगर हम दूसरे देखें वेजिटेबल के साथ साथ स्पाइस यानी मसाले
भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं। फ्रूट्स यानी फल जो है, फल से जो है ज्यादातर, हालांकि इनकी बहुत कम मात्रा में हमें प्रोटीन भी प्राप्त होती है, यानी केवल फल के सेवन से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है यानी मीठी चीज है, और फैट्स, ये तब सभी प्राप्त होते हैं। मेन चीज ये है कि इनसे विटामिन ज्यादा प्राप्त होता है फलों से। और भोजन का आवश्यक तत्व एक ये भी है कि मतलब हमें विटामिन प्राप्त होते रहे, ये तो हमारे लिए आवश्यक हो गया। लेकिन जो है अगर फॉडर, अगर हम चारा, पशुओं को भी तो वही उत्पादन करना है, दूध हमें की मात्रा बढ़ानी है, श्वेत क्रांति की बात हुई थी, तो मतलब इसमें मतलब जो है जानवरों के लिए बरसी, ओट्स यानी जई, सूडान ग्रास, ये इन घासों को खिला करके उसके पशुधन की बारे में उन्नत किया जा सकता है। अगर हम इन फसलों के उत्पादन करने के लिए हमें कुछ जलवायु संबंधी परिस्थितियां होती हैं, उन जलवायु संबंधी यानी हमारा जो बायोस्फीयर होता है, उनके उत्पादन के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब कह सकते हैं हम कि वी कैन नॉट लिव विदाउट दोस थिंग्स, हम इन वस्तुओं के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो जलवायु संबंधी परिस्थितियां हैं, उसमें हमारा टेम्परेचर भी आता है, फोटो पीरियड यानी दीप्ति काल। दीप्ति काल का मतलब हो गया सूर्य की चमक कितनी है। अगर सूर्य की रोशनी हर पौधे को प्राप्त होती रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है हर एक पौधे जो है भोजन बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए हमें इन चीजों की यानी टेम्परेचर और दीप्ति काल यानी फोटो पीरियड भी होना चाहिए, जिससे उसकी समुचित वृद्धि हो सके और वो अपनी लाइफ साइकिल को यानी जीवन चक्र को पूरा कर सके। ये जो फोटो पीरियड है, दीप्ति काल जो है वो सूर्य के प्रकाश के काल से कनेक्ट होता है। वो सूर्य के प्रकाश जो है वो अगर मिलेगा तो मैंने बताया ना फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा और भोजन का उत्पादन होगा। पौधों में जो है फूल का खिलना ये सूर्य के प्रकाश पर ही डिपेंड होता है। ये सूर्य के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन सम वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स ऐसी हैं, कुछ फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं खरीफ की फसल। और ये जून से आरंभ होकर अक्टूबर तक चलती हैं, ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और कुछ फसलें जो शीत ऋतु में यानी विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, वो नवंबर से अप्रैल तक का टाइम होता है इनका, और इन्हीं फसलों को हम क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। तो फसलें दो प्रकार की हो गई, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। खरीफ क्रॉप्स और दूसरी हो गई रबी क्रॉप्स। अब इनके मैं कुछ एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, वो ध्यान से देखें तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो मतलब देख लेना। अगर खरीफ की फसल में हम लें तो मतलब जो है धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द की फसलें जो है वो खरीफ की फसलें कही जाती हैं। और गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी, लिंसी, ये रबी की फसलें कहलाती हैं। अब अगर हम इंडिया में बात करें तो 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। यानी इतने 2010 तक की बात हो रही है, जितनी जमीन थी हमें उसमें 25% की वृद्धि हो गई। अगर कहीं 100 बीघा जमीन थी तो 125 बीघा हो जाती है। और अनाज के उत्पादन में जो है 4 टाइम्स यानी 4 गुनी वृद्धि हुई है। अब हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में भी अगर बात करें तो हम इन्हें 3 भागों में बांट करके चलते हैं। नंबर 1 बीज का चुनना, यानी बीज का अच्छे किस्म का चुनाव करेंगे तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा। फसल की देखभाल करें, देखभाल भी करें, जानवर नहीं खा जाए, कोई चोर काट करके नहीं ले जाए, तो फसलों की देखभाल करना भी जरूरत है। और नंबर 3 हम ये एडॉप्ट करेंगे कि खेतों में जो कटी हुई फसल है वो सुरक्षा की दृष्टि से उस फसल में हानि होने के से बचाना है। तो मैं आगे नेक्स्ट
वीडियो में बात करूंगा। दैट्स ऑल, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट का हो गया? ये नहीं हुआ, इसके गया यार, हो जाएगा 25-30 मिनट।